दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक द ओमनिबस। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी नई कहानी है पनार मैन ईटर। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि जब वो चंपावत टाइग्रेस को मारने के अभियान में शामिल थे, तब उन्होंने सुना था कि एक तेंदुआ है जो कि आतंक मचा रहा है पूर्वी सीमा पर अल्मोड़ा की। अब ये वो तेंदुआ था, यानी कि लेपर्ड, जिसके बारे में हाउस ऑफ कॉमन्स में भी सवाल उठे थे। इस तेंदुए को कई नामों से जाना जाता था और ये वो तेंदुआ था जिसने मारे थे 400 से ज्यादा आदमी। मैं इस लेपर्ड को पनार मैन ईटर के नाम से जानता था, इसलिए इस कहानी में जहां भी मैं इसका जिक्र करूंगा, पनार मैन ईटर के नाम से करूंगा। अब 1905 के पहले सरकारी रिकॉर्ड में कोई भी जानवर, चाहे वो टाइगर हो या फिर हो लेपर्ड, मैन ईटर के नाम से दर्ज नहीं है। यानी सबसे पहले मैन ईटर के रूप में जिसे दर्ज किया गया वो है चंपावत मैन ईटर, और उसके बाद पनार मैन ईटर। तो सबको यही लगेगा, यानी इतिहास ये बताएगा कि 1905 के पहले कुमाऊं में एक भी आदमखोर नहीं था। अब चंपावत मैन ईटर और पनार मैन ईटर, इन दोनों ने मिलकर 836 इंसानों को मार दिया था। अब सरकार की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। पनार मैन ईटर के बारे में सवाल उठ गया था हाउस ऑफ कॉमन्स में। सरकार के पास ना तो संसाधन थे, ना ही ऐसे कोई शिकारी थे जो कि आदमखोर को मारने का एक्सपीरियंस रखते हो। सरकार के पास एक ही ऑप्शन था कि शिकारियों से अपील की जाए कि आइए और इन आदमखोरों को मारिए। और दुर्भाग्य से उस वक्त कुमाऊं में चुनिंदा ही ऐसे शिकारी थे जो कि शिकार करने की इस नई विधा, यानी आदमखोर का शिकार करने का सामर्थ्य रखते थे या फिर साहस रखते थे। अब शिकार की यह नई विधा, आदमखोर का शिकार, उतना ही खतरनाक था जितना कि विल्सन ने अकेले एवरेस्ट पे चढ़ने का जब सोचा था, वो जितना खतरनाक था। अब मैं भी आदमखोरों को उतना ही अवॉइड करता था जितना कि विल्सन एवरेस्ट को अवॉइड करता था। मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया, विल्सन नाकामयाब हो गया। लेकिन यह पूरा पूरा भाग्य का खेल था, यानी किस्मत की बात थी। कॉर्बेट बोलते हैं, जब मैं चंपावत मैन ईटर को मारने के बाद नैनीताल वापस आया अपने घर, तो सरकार की तरफ से मुझे बोला गया कि अब आप कूच करिए पनार मैन ईटर को मारने के लिए। लेकिन उस वक्त मेरे आर्थिक हालात इस तरह के नहीं थे कि मैं हमेशा छुट्टी पर रहूं। मुझे अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, तो मुझे काफी टाइम लगा जब मैं समय निकाल सकूं पनार मैन ईटर को मारने के लिए। और जब मैं पनार मैन ईटर को मारने जाने की तैयारी कर रहा था, तभी मुझे बरथौड़, जो कि नैनीताल के डिप्टी कमिश्नर थे, उनका लेटर मिला कि मुक्तेश्वर में एक आदमखोर आतंक मचा रहा है। लोग आतंक के साए में जी रहे हैं, उन लोगों को मुक्ति दिलाओ मुक्तेश्वर में। अब जब मैंने मुक्तेश्वर मैन ईटर टाइगर को मार गिराया, तब मैंने सोचा चलना चाहिए पनार की तरफ। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि पनार मैन ईटर बहुत लंबे इलाके में कार्रवाई कर रहा था और उस इलाके की जानकारी नहीं थी जिम कॉर्बेट को। तो मैं गया अल्मोड़ा, वहां के डेप्यूटी कमिश्नर जो कि थे स्टिफ, उनसे मुलाकात करने, क्योंकि स्टिफ को पूरी जानकारी थी इस लेपर्ड के बारे में। स्टिफ ने मुझे लंच पर इनवाइट किया, पूरा मैप दिखाया, सारी जानकारी दी। हमने काफी देर बातें की, लेकिन बाद में मुझे स्टिफ ने झटका दे दिया, ये बोल के कि आपने अपनी वसीयत तो लिख दी है ना, सारी जिम्मेदारियां किसको क्या सौंपनी है।
ये बात लिख दीजिएगा अपनी विल में। अब जो मैप जिम कॉर्बेट के पास था उसके हिसाब से दो रास्ते थे पनार मैन ईटर तक पहुंचने के लिए, और पहला रास्ता जाता था पनवा नौला होके जो कि पिथौरागढ़ के रोड पर था। दूसरा रास्ता जाता था लमगारा होके जो कि था देवीधुरा रोड पर। मैंने दूसरा रास्ता यानी लमगारा होके रास्ता चुना और अच्छे मन से नैनीताल से चला। हालांकि मुझे याद था कि स्टिफ ने क्या कहा था कि वसीयत लिख देना, लेकिन मैंने लिखी नहीं। मेरे साथ था एक नौकर और 4 आदमी थे जो कि मेरा सामान कैरी कर रहे थे। अब मैंने और मेरे आदमियों ने 14 माइल्स की दूरी ट्रैक करके तय कर ली थी और हम पहुंच गए थे खैरना। लेकिन सारे के सारे लोग जवान थे, किसी को ऐसी थकावट हो नहीं रही थी। सबने सोचा अभी और लंबी दूरी तक ट्रैकिंग करेंगे जब हम आराम करने के लिए रुके। अब पूरा चंद्रमा आसमान में नजर आ रहा था जब हम पहुंचे एक छोटी सी अलग थलग बिल्डिंग में, जिसकी टूटी फूटी दीवारों को देखकर और यहां वहां जो कागज के टुकड़े पड़े थे उनको देखकर यह मालूम चल रहा था कि यह बिल्डिंग कोई स्कूल की है। अब जिम कॉर्बेट अपने साथ कोई टेंट लेके नहीं आए थे, और क्योंकि स्कूल के दरवाजे बंद थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि आज रात इस स्कूल के अहाते में ही गुजारेंगे। मुझे लग रहा था हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि अभी हम पनार मैन ईटर के इलाके से काफी दूर हैं। अब ये जो अहाता था ये करीब 20 स्क्वायर फीट लंबा चौड़ा था। इसके 3 तरफ से दीवार थी जो कि थी 2 फीट ऊंची, और एक तरफ थी स्कूल की बिल्डिंग। जंगल में बहुत सारी लकड़ी थी और जिम कॉर्बेट के आदमियों ने लकड़ी लाकर आग जला दी उस अहाते के एक कोने में। अब जिम कॉर्बेट का सर्वेंट डिनर बना रहा था। जिम कॉर्बेट स्कूल के बंद दरवाजे में अपनी पीठ टिकाकर सुट्टा मार रहे थे। सर्वेंट ने एक बकरे का पैर लाया था जिसे कि उसने रख दिया था उस 2 फीट ऊंची दीवार पर, और खुद बिजी हो गया था आग को ठीक से जलाने में। तभी जिम कॉर्बेट ने देखा कि जहां पर मटन का पैर रखा है दीवार पर उसके बगल से एक लेपर्ड का चेहरा नजर आया। जिम कॉर्बेट देख के खुश हो गए और वो चुपचाप बिना हिले डुले बैठे रहे। लेपर्ड देखता रहा, और जब आदमी कुछ फीट दूरी पर चले गए तो लेपर्ड ने वो पैर उठा लिया, कूदता हुआ जंगल में गायब हो गया। अब जो बकरे का पैर था उसे दीवार पर एक अखबार बिछा के रखा गया था, और जब लेपर्ड ने वो मीट उठाया तो वो अखबार उसमें चिपक गया था। तो जब कागज के खड़खड़ाने की आवाज आई और उस सर्वेंट ने मुड़ के देखा, उसे लगा कोई कुत्ता मीट उठा के भाग रहा है। वो चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जब दौड़ते हुए सर्वेंट को मालूम चला कि जिसके पीछे वो दौड़ रहा है वो कुत्ता नहीं है, लेपर्ड है, तो दौड़ते दौड़ते ही उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया। अभी वो दौड़ रहा था लेपर्ड की तरफ, अब दौड़ने लगा था जिम कॉर्बेट की तरफ, और जब वो जिम कॉर्बेट की तरफ दौड़ रहा था तो उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ गई थी। अब जितने अंग्रेज लोग हैं उन्हें पूर्व में यानी भारत में सारे लोग आधा पागल समझते हैं, क्योंकि अंग्रेज लोग भरी दोपहरी में बाहर घूमने निकल जाते थे, और मेरा सर्वेंट समझता था कि मैं आधा नहीं आधे से थोड़ा ज्यादा पागल हूं। और आज उसका यह विश्वास और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जब वो तेजी से भागता हुआ मेरी तरफ आया ये बताने के लिए कि मीट को लेपर्ड उठा के ले गया, उसने देखा मैं जोर जोर से हंस रहा हूं। अब मुझे हंसते देख के वो सर्वेंट गुस्सा हो गया, झल्ला के चिल्लाते हुए बोला कि ये जो लेपर्ड उठा के ले गया है ये आपका डिनर था, इसके अलावा मेरे पास कुछ और है नहीं आपके लिए बनाने के लिए। लेकिन उसके बाद सर्वेंट ने
मेरे लिए खाना बना दिया। पता नहीं वो कहां से लाया होगा सामान। उस खाने के साथ मैंने उतना ही जस्टिस किया जितना जस्टिस किया होगा लेपर्ड ने उस मटन की टांग के साथ। अगले दिन सुबह हम जल्दी निकले। लंच करने के लिए रुके लमगारा में। शाम होते होते पहुंच गए डोल डाकघर, जो कि था पनार मैनीटर की टेरिटरी की बाउंड्री पर। अब अपने आदमियों को टूरिस्ट बंगलों में छोड़कर जिम कॉर्बेट चल पड़े मैन ईटर की खोज खबर लेने के लिए। अब एक गांव से दूसरे गांव तक जिम कॉर्बेट जा रहे थे। रास्ते में भी लेपर्ड के पगमार्क देखते जा रहे थे। शाम होते होते जिम कॉर्बेट एक अलग थलग ऐसी झोपड़ी नुमा मकान में आ गए जिसकी छत पर स्लेट वाला पत्थर लगा हुआ था। उस मकान के चारों तरफ या तो खेत थे या फिर झाड़ी नुमा जंगल। अब जो रास्ता इस झोपड़ी नुमा घर की तरफ जा रहा था, जब मैं उसमें मुड़ने लगा तो मुझे दिखे एक बहुत बड़े मेल लेपर्ड के पगमार्क। अब जब मैं उस मकान की तरफ बढ़ने लगा तो थोड़ी दूर में तो मैंने देखा एक आदमी बालकनी में आया और लकड़ी की सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। वो मेरी तरफ बढ़ रहा था, मुझसे मिलने के लिए आ रहा था। वो एक जवान आदमी था। उसकी उम्र रही होगी करीब करीब 22 साल और वो देखने में बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। ऐसा लगा कि वो और उसकी पत्नी, जो कि उस मकान के इकलौते कमरे में सो रहे थे, दरवाजा उन्होंने खुला रखा था क्योंकि अप्रैल का महीना था और गर्मी बहुत ज्यादा थी। लेपर्ड बालकनी में चढ़ गया, दरवाजे से अंदर चला गया और इस इंसान की पत्नी को गले से पकड़ लिया। उसे कमरे से खींच के बाहर ले जाने लगा और करीब करीब उसका सर दरवाजे से बाहर निकाल दिया था। अब उस औरत का गला दब रहा था। गला दबते दबते उसने एक चीख निकाली और अपने पति को बाहों से जकड़ लिया। अब जब लेपर्ड खींच रहा था, उससे जो झटका लगा उससे वो छूट गई लेपर्ड की पकड़ से। अब पूरी रात वो महिला और उसका पति उस कमरे के एक कोने में दुबक के बैठे रहे और वो लेपर्ड दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता रहा। कमरा बहुत ज्यादा गर्म था और उतनी गर्मी में उस महिला के जो घाव थे उनमें सेप्टिक पनपने लगा। सुबह होते होते सेप्टिक बढ़ गया और वो महिला बेहोश हो गई। पूरा दिन वो आदमी अपनी पत्नी के साथ बैठा रहा। उसे ये डर था कि जैसे ही वो बाहर जाएगा, लेपर्ड वापस आएगा और उसकी पत्नी को उठा के ले जाएगा। उस आदमी को यह भी डर था कि जब वो बाहर जाएगा और उसका जो पड़ोसी है, जो कि 1 मील दूर रहता है, दोनों के घर के बीच में झाड़ियों का जंगल है, उसकी मुलाकात उस लेपर्ड से कभी भी हो सकती थी। अब दिन ढलने वाला था और उस आदमी को लग रहा था कि आज की रात भी वैसे ही डर के माहौल में गुजारनी होगी। तभी उस आदमी ने मुझे आता हुआ देखा। अब वो आदमी जिम कॉर्बेट की तरफ भागता हुआ आया था। सुबकते सुबकते जिम कॉर्बेट के पैरों में गिर गया था। जब ये कहानी सुनी तो जिम कॉर्बेट को पूरा माजरा समझ आया। अब जिम कॉर्बेट के लिए जो परिस्थितियां थीं बड़ी ही दुविधाजनक थीं। तब तक उन्होंने सरकार से यह बोला नहीं था कि जिन इलाकों में आदमखोर कार्रवाई कर रहा हो वहां पर सरकार को फर्स्ट एड किट्स पहुंचानी चाहिए। अब कोई भी हॉस्पिटल या चिकित्सा की सुविधा अल्मोड़ा के पहले थी नहीं और अल्मोड़ा था 25 माइल्स की दूरी पर। अब उस आदमी को और उसकी पत्नी को वहां पर छोड़कर हॉस्पिटल की तरफ जाना बेवकूफी या पागलपन होता। वो आदमी जितना होश में रह सकता था उतना होश में रहते हुए जाग चुका था। अब उसकी क्षमता जवाब देने वाली थी और इस बात की पूरी संभावना थी कि तेंदुआ वापस आएगा और जब आएगा तो वहां पर फैल जाएगा पागलपन। अब उस आदमी की पत्नी, जिसकी उम्र रही होगी 18 साल, अपनी पीठ के बल सो रही थी जब तेंदुए ने गड़ा दिए थे
अपने दांत। अब जब उस महिला ने अपने पति का हाथ पकड़ लिया था और उसका पति उसे खींचने की कोशिश कर रहा था, तो लेपर्ड ने अपनी ग्रिप को और बेहतर बनाने के लिए अपने दांत तो गड़ाए हुए थे गर्दन में, अपना पंजा उस महिला के ब्रेस्ट में गड़ा दिया था। और जब स्ट्रगल चल रहा था तो वो पंजा भी काफी गहरा गड़ गया था और वहां पर 4 गहरे घाव थे। अब वो छोटा कमरा जो कि गर्मी में काफी गर्म था, उसमें कोई खिड़की नहीं थी, केवल एक दरवाजा था। मक्खियां भिन भिना रही थी। अब जो भी घाव थे उस महिला के गले में और ब्रेस्ट में, उनमें सेप्टिक हो चुका था। अब कोई मेडिकल हेल्प मिले या ना मिले, उस महिला के बचने की संभावना ना के बराबर थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मदद के लिए जाने से अच्छा है कि मैं इस इंसान के साथ रात को यहीं पर रहूं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग भी ये कहानी पढ़ेंगे वो इस बात की निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि एक मरते हुए आदमी की चीखें सुनना और देखना जिसे कि तेंदुए या टाइगर ने घायल कर दिया हो, बड़ा ही मुश्किल काम है। ऐसे में लोगों का मन करता है कि एक गोली से उस दुखी इंसान की तकलीफें दूर कर दो। अब जो बालकनी थी उस मकान की, जो कि पूरे घर में चलती थी, वो थी करीब 15 फीट की। चौड़ाई थी उसकी 4 फीट। अब चीड़ की लकड़ी से सीढ़ियां बनाई गई थी जिससे उस पर पहुंचा जा सकता था। इन सीढ़ियों के दूसरी तरफ एक दरवाजा था। बालकनी के नीचे एक कोटरिका थी जो कि थी 4 फीट चौड़ी और ऊंचाई भी उसकी थी 4 फीट। इसमें आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा की जाती थी। अब वो जो आदमी था वो गिड़गिड़ा रहा था कि उसके और उसकी पत्नी के साथ मैं रूम में ही रहूं, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं था। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि मैं नकचढ़ा नहीं हूं, लेकिन उस कमरे में जो स्मेल थी वो इतनी ज्यादा थी कि मैं वहां पर खड़ा रह पा रहा था। यही बहुत बड़ी बात थी। तो हमने उस कोटरिका से लकड़ी निकाल के बाहर रख दी और उसमें इतनी जगह बना दी कि मैं उसमें बैठ सकूं। अब रात होने ही वाली थी, तो पास में एक झरना था। वहां मैंने हाथ मुंह धोए, पानी पिया और आकर बैठने की तैयारी करने लगा। अब मैंने उस आदमी से कहा कि अपनी पत्नी के पास जाओ और कमरे का दरवाजा खुला रखना। वो आदमी बोला, लेपर्ड आपको हर हाल में मार देगा साहब, और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा। तो जिम कॉर्बेट ने कहा, तब तुम कमरे का दरवाजा बंद कर लेना। पूर्णिमा से 2 दिन पहले की बात है। चंद्रमा थोड़ा छोटा था और रात होने के बाद चंद्रमा के निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। यही वो वक्त था जिसकी चिंता मुझे सता रही थी। अब जिम कॉर्बेट ने सोचा कि जब लेपर्ड दिन में भी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, इसका मतलब वो लेपर्ड ज्यादा दूर गया नहीं होगा और वो मुझे यहां पर छिपते हुए देख भी रहा होगा। अब मैंने अपनी आंखों पर पूरा जोर लगाया हुआ था और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि चंद्रमा जल्दी से जल्दी आए। मेरी आंखें दुख गई थी, तनाव बहुत ज्यादा था। तभी दी एक अलार्म कॉल जकाल ने। अब ये जो अलार्म कॉल थी, उस जानवर ने अपने पूरे फेफड़ों की ताकत लगा के निकाली थी और ये काफी दूर तक सुनाई दी होगी। अब ये सियार बार बार बोलता जा रहा था, तब तक बोलता जा रहा था जब तक उसे खतरा नजर आ रहा था। अब जब तेंदुआ अपने शिकार की तरफ बढ़ता है तो बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ता है। अब जिम कॉर्बेट सोच रहे थे कि ये पक्का मैन ईटर ही होगा और ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो भले ही चंद्रमा पूरी तरह से बाहर ना निकले, हल्की हल्की चांदनी तो आ ही जाएगी और मुझे इतना मौका मिल जाएगा कि मैं इसे निशाना लगा के गोली मार सकूं। अब समय बीतता गया, जकाल ने कॉल करना बंद कर दिया। अब चंद्रमा भी आ गया, अच्छी खासी चांदनी बिखर चुकी थी। अब मुझे
अच्छे से दिखाई दे रहा था। कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। अगर एक आवाज आ रही थी तो वो उस लड़की की जो कि सांस लेने के लिए छटपटा रही थी। अब मिनट घंटों में बदल गए। चंद्रमा भी पश्चिम की तरफ बढ़ चला था और उस मकान की परछाई चंद्रमा की रोशनी में मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब यह दूसरा डरावना टाइम आ चुका था। अगर लेपर्ड ने मुझे देख लिया है और घात लगा के बैठा है तो वो इस समय का इंतजार करेगा जब ये परछाइयां लंबी हो जाए और इन परछाइयों की आड़ में वो मुझ तक बढ़ सके। लेकिन कुछ हुआ नहीं। रात बीत गई और ये मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी जिसके खत्म होने का मैं इंतजार कर रहा था। अब उस आसमान में सूरज आ चुका था जिसमें 12 घंटे पहले चंद्रमा आया था। अब वो आदमी जो पिछली रात जागता रहा था आज अच्छे से सोया था। अब मैं उस कोटरिका से बाहर निकला, अपने हाथ पैर अंगड़ाई लेके सीधे कर रहा था। अब मेरी हड्डियों का दर्द वो इंसान ही समझ सकता है जो पूरी रात बिना हिले डुले एक ही पोजीशन में बैठ चुका हो। अब वो आदमी सीढ़ियों से नीचे उतर के आया, लेकिन जिम कॉर्बेट ने पिछले 24 घंटों में कुछ बेरीज खाई थी, उसके अलावा कुछ खाया नहीं था, तो यहां पर उनके रुकने का कोई औचित्य नहीं था। तो जिम कॉर्बेट ने उस आदमी से गुड बाय बोला, चल पड़े 8 मील की दूरी पर डोल डाक बंगले की तरफ, जहां पर उनके आदमी जिम कॉर्बेट का इंतजार कर रहे थे। जिम कॉर्बेट ने सोचा था कि इस लड़की के लिए कुछ मदद भी बुलवाएंगे। अभी वो आधे रास्ते पर ही चले थे कि उन्हें मिल गए उनके आदमी। जब जिम कॉर्बेट इतनी देर तक नहीं आए थे तो आदमियों ने सारा सामान पैक किया था। जितना बिल था वो डाक बंगले का चुकाया था और चल पड़े थे जिम कॉर्बेट की तलाश में। अब जब मैं बातें ही कर रहा था तभी रोड ओवरसियर, जिसके बारे में मैं जिक्र कर चुका हूं टेंपल टाइगर की स्टोरी में, वो आया। रोड ओवरसियर एक भूटिया घोड़े पर बैठा था और जब मैंने उससे कहा कि ये लेटर स्टिफ यानी डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंचाना है तो उसने वो लेटर खुशी खुशी ले लिया। जैसे ही ये लेटर स्टिफ को मिला, स्टिफ ने फौरन दवाइयां और फर्स्ट एड उस लड़की के लिए भेजे। लेकिन जब तक ये दवाइयां उस लड़की तक पहुंची उसकी मुसीबतों का अंत हो चुका था। यही वो ओवरसियर था जिसने मुझे बताया था कि देवीदुरा मंदिर के पास में एक आदमी को लेपर्ड ने मारा है और उसके बाद टेंपल टाइगर वाले इतने ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाले एक्सपीरियंस से मेरा सामना हुआ था, वैसा एक्सपीरियंस मुझे पूरी जिंदगी में नहीं हुआ। अब क्योंकि मुझे वो एक्सपीरियंस हो चुका था तो ओवरसियर से मैंने पूछा कि जिस तरीके से टेंपल टाइगर को देवी माता का संरक्षण प्राप्त था, क्या इस लेपर्ड को भी ऐसा ही संरक्षण प्राप्त है? तो ओवरसियर ने कहा, नहीं नहीं साहब, ये एक शैतान है, इसने बहुत सारे लोगों को मारा है और मैं अभी मंदिर जाके आपकी सफलता के लिए देवी माता से प्रार्थना करूंगा। अब हमारी जिंदगी में कभी भी कितनी भी खुशियां आ जाएं, कभी कभी कुछ ऐसे मौके होते हैं जिन्हें हम बार बार याद करते हैं। मेरे लिए 1910 वो साल था जिसे मैं बार बार याद करता हूं। ये वो साल था जब मैंने मुक्तेश्वर मैन ईटर को मारा, पनार मैन ईटर को मारा और मोकामा घाट पे मैंने काम भी किया, जबकि कोई मैकेनिकल हेल्प नहीं थी, लेकिन हमने एक दिन में 5500 टन माल क्लियर कराया था, वो भी सिंगल वर्किंग डे में। अब पनार मैन ईटर को मारने की पहली कोशिश मैंने 1910 में की थी। वो अप्रैल का महीना था और सितंबर के महीने में मैंने दूसरी बार समय निकाला इस लेपर्ड को मारने के लिए। अब मुझे नहीं मालूम कि अप्रैल से लेके सितंबर तक इस लेपर्ड ने और कितने लोगों को मारा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई बुलेटिन इशू नहीं किया था। हालांकि हाउस ऑफ कॉमन्स में क्वेश्चन उठ चुका था, लेकिन भारत के मीडिया में, प्रिंट मीडिया में
लेपर्ड का कहीं कोई जिक्र आया नहीं था, जहां तक मेरी जानकारी। अब पनार मैनीटर के बारे में बताया जाता है कि इसने 400 से ज्यादा इंसानों को मारा, जबकि रुद्रप्रयाग मैनीटर ने केवल 125 आदमियों को ही मारा था। लेकिन रुद्रप्रयाग मैनीटर का जिक्र पूरे विश्व के मीडिया में हुआ था, लेकिन पनार मैनीटर का क्यों नहीं हुआ? उसका कारण है, पनार मैनीटर ने जो कार्रवाई की थी वो बहुत ही देहाती इलाके में, दूर दराज के इलाके में की थी, इसलिए ये खबर दूर तक नहीं फैली। लेकिन रुद्रप्रयाग मैनीटर ने जो कार्रवाई की थी वो उस इलाके में की थी जहां हर साल 60,000 तीर्थयात्री आते हैं, भारत के हर कोने से आते हैं। तो ये खबर भारत के हर कोने तक फैल गई थी कि रुद्रप्रयाग मैनीटर इंसानों को मार रहा है। तो जो ये तीर्थयात्री थे, और उसके अलावा सरकार डेली एक बुलेटिन निकालती थी रुद्रप्रयाग मैनीटर के बारे में, उस वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। अब जिम कॉर्बेट एक सर्वेंट और 4 आदमी जो कि उनके कैंपिंग का सामान कैरी कर रहे थे, उनके साथ दोबारा चल पड़े। दिन था 10 सितंबर, जब जिम कॉर्बेट चले थे नैनीताल से। जब सुबह 4 बजे हमने घर छोड़ा था, आसमान मौसम खराब होने की सूचना दे रहा था और हम थोड़ी दूर ही चले थे कि अच्छी खासी बारिश शुरू हो गई। पूरे दिन बारिश होती रही। हम 25 मील की दूरी तय करके अल्मोड़ा पहुंचे। हमारी हड्डियां तक भीग चुकी थी। अब वो रात मुझे स्टिफ के साथ गुजारनी थी, लेकिन मेरे पास एक भी कपड़ा ऐसा नहीं था जो कि सिला हुआ हो और सूखा हो, क्योंकि मेरा पूरा सामान भीग चुका था। तो फिर मैं स्टिफ के पास नहीं सोया, मैं आ गया डाक बंगलो। उस दिन वहां पर कोई दूसरे यात्री नहीं थे, तो जो वहां के इंचार्ज थे उन्होंने मुझे 2 कमरे दे दिए। दोनों कमरों में वुड फायर जल रही थी। एक कमरे में मैंने कपड़े बिछा दिए, दूसरे कमरे में मैं सो गया। सुबह सारे कपड़े सूख चुके थे। अब मुझे अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी थी और मेरा इरादा था कि मैं पुराना रूट ही फॉलो करूंगा। मैंने सोचा था कि मैं इस लेपर्ड को ढूंढने की अपनी शुरुआत उस लड़की के घर से करूंगा जो मारी गई थी लेपर्ड के हमले में। अभी मैं नाश्ता कर रहा था कि हमारा एक मैसन मिस्त्री था जो हमारे घर में तरह तरह के काम करता था, जिसका कि नाम था पनवा। पनवा का घर पनार वैली में ही था, और जब उसे मालूम चला था कि मैं यहाँ पर आया हूँ आदमखोर को मारने के लिए, तो उसने मुझसे इजाजत मांगी कि क्या वो हमारी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि पनवा अपने घर जाना चाहता था। अकेले जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब पनवा को पूरा इलाका मालूम था, तो पहले जो मेरा प्लान था कि मैं देवीधुरा जाऊंगा स्कूल के पास से, वो स्कूल जहां पर लेपर्ड बकरे की टांग उठा के ले गया था, मैंने वो रोड ले ली जो कि जा रही थी पिथौरागढ़ की तरफ। रात हमने गुजारी पनवा नौला डाक बंगलो में। सुबह हम जल्दी जल्दी निकल पड़े और कुछ मील चलने के बाद हमने पिथौरागढ़ रोड छोड़ दी और एक ट्रैक रूट पकड़ लिया जो कि दाहिने हाथ की तरफ जाता था। अब हम आ चुके थे मैन ईटर की टेरिटरी में, और जहां पर कोई रोड नहीं थी। अब जो यहां पर पगडंडियां बनी हुई थी, फुटपाथ बने हुए थे, यही जरिया थे खबर के एक गांव से दूसरे गांव भेजने में। इसलिए प्रोग्रेस बहुत स्लो होती थी, क्योंकि गांव काफी दूर फैले हुए थे, और क्योंकि आदमखोर कहां पर है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी, तो एक एक गांव जाना बहुत जरूरी था। गांव वालों से चर्चा करनी बहुत जरूरी थी। सालन और रंगोट पट्टी से गुजरते हुए जो पट्टी बोली जाती है, वो छोटे छोटे गांव का ग्रुप होता है। मैं चौथे दिन पहुंचा चकाती में। अब गांव के मुखिया ने मुझे बताया कि एक इंसान को कुछ दिनों पहले लेपर्ड ने सनौली गांव में मारा था, जो कि पनार रिवर के दूर दराज के इलाके में है। और क्योंकि अभी बारिश हुई है तो पनार नदी में बाढ़ आई हुई है। तो मुखिया ने कहा कि आज की रात आप हमारे गांव में गुजारें। मुखिया ने बोला, सुबह मैं एक आदमी आपके साथ भेज दूंगा जो कि आपको वो जगह बता देगा
जहां से आप आसानी से पनार नदी को क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि पनार नदी में कोई पुल नहीं था। अब गांव के मुखिया से मेरी काफी देर तक बातचीत चली और मैंने देखा कई मकान 2 मंजिला मकान थे, और जब मैंने वहां पर रुकने के लिए हाँ बोल दिया तो मुखिया ने बोला कि वो ऊपर की मंजिल में 2 कमरे खाली करवा देगा, एक तो मेरे आदमियों के लिए और एक कमरा मेरे लिए। लेकिन मैंने देखा कि नीचे के फ्लोर में एक कमरा खाली था, उसमें कोई किराएदार था नहीं। तो मैंने कहा कि ऊपर के 2 कमरे मत खाली करवाओ, एक कमरा ही खाली करवाओ, क्योंकि एक कमरा नीचे पहले से खाली है, मैं उसी में रह लूंगा। अब ये जो नीचे वाला कमरा था, इसमें दरवाजा नहीं था, लेकिन मुझे ज्यादा चिंता थी नहीं, क्योंकि जो आखिरी शिकार आदमखोर ने किया था वो काफी दूर किया था और बीच में थी पनार नदी, उसमें थी बाढ़। तो मुझे पता था कि बाढ़ के रहते आदमखोर उस नदी को क्रॉस नहीं करेगा। अब मेरे आदमियों ने उस कमरे में झाड़ू लगाई, जितना भी घास फूस और कूड़ा कचरा था उसे बाहर निकाल दिया। और जब वो झाड़ू लगा रहे थे तो उन्होंने बोला कि जो भी किराएदार इस कमरे में रहता था बहुत ही गंदा आदमी था, साफ सफाई नहीं रखता था। फिर उन लोगों ने साफ सुथरे फर्श पर मेरे लिए गद्दा बिछा दिया। बाद में मैंने डिनर किया। मेरे आदमियों ने डिनर बनाया था खुले अहाते में। अब खाना खाने के बाद थोड़ी देर तक तो मैं अपने बिस्तर पर बैठा रहा और उसके बाद मुझे नींद आने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि पूरे दिन मैंने बहुत ज़्यादा वॉक किया था और मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। सुबह हो गई, सूरज उग ही रहा था और कमरे में काफ़ी उजाला छा गया था। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा एक आदमी उस कमरे में बैठा हुआ है। उस आदमी की उम्र थी करीब 50 साल और उसे कोढ़ नाम की बीमारी यानी कि लेप्रोसी थी। अब जब मेरी आंख खुली तो उस आदमी ने मुझसे पूछा कि उम्मीद है आपको इस कमरे में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये कमरा उसी आदमी का था और उसने कहा वो 2 दिन के लिए अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया था। जब लौट के आया और देखा कि मैं सो रहा हूं तो वो पास में ही बैठ गया और वो इंतजार कर रहा था कब मैं नींद से जागूं। जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि लेप्रोसी बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी और बहुत ज़्यादा घातक बीमारी थी, जो कि कुमाऊं में काफ़ी फैल रही थी। अल्मोड़ा जिले में तो कुछ ज़्यादा ही फैल रही थी और लोगों की ये मान्यता थी कि ये ईश्वर ने बीमारी दी है, ईश्वर ने सजा दी है और वो बहुत ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते थे, इसको फैलने से रोकने का उपाय नहीं करते थे। शायद यही वजह थी कि जब मैंने कहा था कि मैं नीचे वाले कमरे में रुक जाऊंगा तो गांव के मुखिया ने मुझे आगाह नहीं किया था कि यहाँ पर लेप्रोसी का पेशेंट रहता है, आपको इन्फेक्शन का खतरा है। उस दिन मुझे कपड़े पहनने में ज़्यादा टाइम लगा नहीं और जैसे ही हमारा गाइड रेडी हो गया हमने वो गांव छोड़ दिया। अब जब जब मैं कुमाऊं जाता था मुझे हमेशा डर रहता था लेप्रोसी के भयानक रूप से, लेकिन अपने आप को जितना गंदा मैं आज फील कर रहा था इतना गंदा मैंने अपने आप को कभी फील नहीं किया था। अब जो पहली ही रिवर स्ट्रीम आई मैंने अपने आदमियों से रुकने के लिए कहा, अपने सर्वेंट से कहा कि मेरा नाश्ता तैयार करो और बाकी आदमियों से कहा सारे लोग अपना खाना भी तैयार कर लो। मैंने उन आदमियों से कहा कि मेरी जो ग्राउंड शीट है उसे अच्छे से धो दो और धूप में सूखने के लिए डाल दो। उसके बाद मैंने कार्बोलिक साबुन लिया और स्ट्रीम में उस जगह पे चला गया जहां पर थोड़ा ज़्यादा पानी था, छोटा तालाब सा था, बगल में ही थी एक बड़ी सी रॉक। उसके बाद मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए जो मैंने उस कमरे में पहने थे, कपड़ों को धोया और उन कपड़ों को उस चट्टान पर
सूखने के लिए डाल दिया। उसके बाद जो साबुन बचा था उससे मैंने अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के नहाया। ऐसी रगड़ घिसाई मैंने पहले कभी नहीं की थी। उसके बाद मैंने वो कपड़े पहने और उनकी जो घिसाई हुई थी उससे वो कपड़े कुछ सिकुड़ से गए थे। अब मैं अपने आप को साफ सुथरा महसूस कर रहा था। अब मेरी शिकारी वाली भूख दोबारा जाग गई थी, तो मैं चला नाश्ता करने के लिए। अब जो हमारा गाइड था वो 4 फीट 6 इंच का एक छोटा सा आदमी था। चेहरा उसका बड़ा था और उसने बड़े लंबे लंबे बाल जूड़ा बना के अपने सर पे लपेटे थे। उसके पैर छोटे छोटे थे और वो बहुत कम बोलता था। अब जब मैंने उस गाइड से पूछा कि जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं वहां बहुत ज्यादा खड़ी चढ़ाई तो नहीं है, उसने अपना हाथ दिखा के बोला एकदम इस हाथ की तरह सीधे रास्ते पर जाना है। उसके बाद वो हमें ले गया बहुत ही खड़ी चढ़ाई वाली वैली में उतार की तरफ। यहां पर मुझे उम्मीद थी कि वो उस जगह पर हमें लेके जाएगा जहां वैली का जंक्शन नदी से है, लेकिन नहीं। ना तो उसने एक शब्द बोला, ना ही उसने अपना सर हमारी तरफ घुमाया और वो मैदान को क्रॉस करके सामने की तरफ पहाड़ी पर चढ़ गया। अब ये पहाड़ी भी बहुत खड़ी चढ़ाई वाली थी और यहां पर बहुत ही कांटेदार झाड़ियां थी। अब जब हम ये चढ़ाई चढ़ रहे थे तो सूरज सर के ऊपर था। जब हम पहाड़ी पर चढ़े तो हम पसीने से भीग चुके थे और जो हमारा गाइड था शायद उसके पैर पहाड़ पर चढ़ने के लिए ही बने थे। उसका तो बाल भी बांका नहीं हुआ। अब पहाड़ी के ऊपर से बड़ा ही शानदार व्यू आ रहा था और जब हमारे गाइड ने यह बोला कि अभी सामने वाली 2 पहाड़ियां और क्रॉस करनी है पनार नदी तक पहुंचने के लिए। अब यह सुनना था कि पनवा जो कि अपने साथ अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ गिफ्ट कैरी कर रहा था और एक भारी भरकम कोट भी उसके पास था, उसने वो कोट पकड़ा दिया उस गाइड को और ये बोला कि जब तुम हमें इतनी खड़ी पहाड़ियां चढ़ा रहे हो तो फिर तुम ये कोट भी कैरी कर सकते हो। अब उस गाइड ने अपनी पीठ पर जो रस्सी बांधी हुई थी उसे खोला और उस कोट को अपनी पीठ पे बांध दिया। कभी हम ऊपर चढ़ते थे, कभी नीचे उतरते थे, फिर ऊपर चढ़ते थे, फिर नीचे उतरते थे। करते करते हम पहुंच गए पनार नदी के किनारे। अब हम जहां पर पहुंचे वहां से हमें पनार नदी नजर आ रही थी। अब हमें एक रास्ता दिख रहा था जो कि पनार नदी तक जा रहा था। जैसे जैसे हम उस रास्ते के नजदीक पहुंच रहे थे वो रास्ता मुझे पसंद नहीं आ रहा था। जो रास्ता नदी तक जा रहा था वहां पर एक फोर्ड नजर आ रही थी जहां से नदी को क्रॉस करना संभव तो था, लेकिन नदी बाढ़ पर थी और इतने पानी में नदी को क्रॉस करना खतरे से खाली नहीं था। गाइड बोला खतरे की कोई बात नहीं है, ये पूरी तरह सुरक्षित है। उसकी बातों में आने के बावजूद जब मैंने नदी में पैर रखा तो मैंने पनवा का हाथ पकड़ रखा था। उस जगह पर नदी 40 गज की चौड़ाई पर थी और उसके बहाव को देख के लग रहा था कि इस जगह धरातल बहुत ही रफ है। तो जहां पर हम पैर रख रहे थे ऐसा लग रहा था कुछ चुभ रहा है, पैरों के आर पार ही निकल जाएगा। 1-2 बार तो मैं बहते बहते भी बचा, लेकिन किसी तरह से नदी को हमने पार कर लिया। अब जो गाइड था वो हमारे पीछे पीछे आ रहा था। जब हमने नदी को क्रॉस कर लिया और मुड़ के देखा तो देखा वो गाइड मुश्किल में है। अब जो पानी हमारे लिए जांघों तक आ रहा था क्योंकि उसकी हाइट कम थी, उसके लिए कमर तक आ रहा था और केकड़े की तरह उसको चाहिए था कि वो तिरछा चलता, अपनी पीठ को पानी की तरफ रखता, लेकिन उसने बेवकूफ़ी वाली हरकत की और अपना फेस, अपनी छाती पानी की तरफ रखी और उसके पैर उखड़ गए और वो बहने लगा। अब मैं नंगे पांव था और मेरे लिए उस नुकीली सरफेस में चलना संभव नहीं था, लेकिन पनवा के लिए वो नुकीली सरफेस कोई मायने नहीं रखती थी। पनवा ने अपना सामान जल्दी से फेंका और नदी के किनारे किनारे
कूदता हुआ 50 गज की दूरी पर गया। जहां पर ऊंची ऊंची लहरें चल रही थी वहां पर एक चट्टान थी जो कि नदी की तरफ झुकी हुई थी। उस फिसलन भरी चट्टान पर पनवा दौड़ा, लेट गया और जब वो बहता हुआ आदमी आ रहा था तो उसके लंबे लंबे बालों से पनवा ने उसे पकड़ लिया और काफी मशक्कत के बाद उसे किनारे लगा दिया। अब वो जो दोनों आदमी जिम कॉर्बेट के पास आ गए तो वो जो गाइड था वो भीगे हुए चूहे की तरह लग रहा था। तब जिम कॉर्बेट ने पनवा को शाबाशी दी कि तुमने बहुत ही बहादुरी वाला काम किया। अब जब मैंने पनवा की तारीफ की तो पनवा ने थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ देखा, फिर बोला, मैंने उसकी जान नहीं बचाई है, मैंने अपना कोट बचाया है जो उसकी पीठ पर बंधा था। अब बचाने का कोई भी उद्देश्य रहा हो, एक बहुत बड़ी दुर्घटना टल गई थी और जब मेरे आदमियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो नदी क्रॉस कर ली तो मैंने कहा, आज का दिन खत्म हुआ, आज हम यही रात गुजारेंगे। पनवा, जिसका कि गांव 5 मील की दूरी पर था, वो हमारा ग्रुप छोड़ के चला गया। साथ में वो गाइड भी चला गया क्योंकि वो दोबारा नदी क्रॉस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अगले दिन सुबह हम सनोली गांव को ढूंढने के लिए निकले जहां पर आखिरी इंसानी शिकार किया था आदमखोर तेंदुए ने। शाम होते होते हम लोगों ने अपने आप को पाया एक खुली हुई वैली में। अब आसपास कोई आबादी थी नहीं तो हमने डिसाइड किया कि हम ओपन ग्राउंड में सोएंगे। अब हम लोग उस जगह में थे जहां पर मैन ईटर वारदात कर रहा था। रात भी बड़ी मुश्किल से गुजरी थी क्योंकि जिस जमीन पर हम सोए थे वो गीली थी और हम सो नहीं पाए थे। दोपहर होते होते हम सनोली पहुंचे। गांव वाले हमें देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने खुशी खुशी एक कमरा खाली करके दे दिया मेरे आदमियों के लिए और एक वरांडा मुझे दे दिया जिसमें घास फूस की छत थी। अब जो गांव था एक पहाड़ी के किनारे पर बना था और वहां से नजर आती थी एक वैली। उस वैली में गांव वालों के खेत थे और अभी अभी ही उन लोगों ने फसल काटी थी। अब जो सामने वाली पहाड़ी थी वो धीरे धीरे ढलान के रूप में ऊपर चढ़ती थी और जहां पर खेत थे वहां से 100 गज की दूरी पर झाड़ियों वाला जंगल था। यह जंगल रहा होगा करीब करीब 20 एकड़ का। अब इस पहाड़ी के किनारे पर एक गांव था और पहाड़ी के ऊपर एक और गांव था। लेफ्ट हैंड साइड पर वो वैली एक बहुत लंबे घास की ढलान पर बंद होती थी। यानी कि वो जो झाड़ियों वाला जंगल था 3 तरफ से वो खेतों से घिरा था और एक तरफ था घास वाली ढलान से घिरा हुआ। जब नाश्ता तैयार हो रहा था तो गांव के लोग मेरे आसपास बैठ गए और बातें करने लगे। अब मार्च के सेकंड हाफ में और अप्रैल के फर्स्ट हाफ में यहां पर 4 लोगों को आदमखोर ने मार दिया था। अब पहला जो शिकार किया था वो जो हिल का शोल्डर वाला गांव था वहां पर किया था आदमखोर ने। दूसरा और तीसरा शिकार उस गांव में जो पहाड़ी के किनारे की तरफ था और चौथा शिकार किया था सनोली गांव में। सभी शिकार तेंदुए ने रात को किए थे और उनको घसीट के ले गया था 500 गज उन झाड़ियों के अंदर और वहां पर तेंदुए ने उन शिकारों को बड़े ही आराम से खाया था क्योंकि गांव वालों के पास कोई हथियार नहीं थे तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि डेड बॉडी को रिकवर करने उन झाड़ियों में जाए। अब जो तेंदुए ने आखिरी शिकार किया था 6 दिन पहले किया था और जो गांव के खबरी थे उनका मानना था कि तेंदुआ अभी भी उन्हीं झाड़ियों में है। अब मैंने उस गांव में 2 बकरियां खरीदी। अब मैंने एक छोटी वाली बकरी को उन झाड़ियों में जाने वाले रास्ते में बांध दिया ये चेक करने के लिए कि जो गांव वाले कह रहे हैं कि तेंदुआ अभी भी उन झाड़ियों में है ये बात सच है कि नहीं। मैं उस बकरी के पास बैठा नहीं क्योंकि आसपास कोई सूटेबल पेड़ नहीं थे और दूसरा बादल भी घिर रहे थे। लग रहा था कि रात को बारिश होगी और जो प्लेटफॉर्म
जिम कॉर्बेट को रुकने के लिए दिया था वो चारों तरफ से खुला हुआ था। तो उस प्लेटफॉर्म के पास दूसरी बकरी कॉर्बेट ने बंधवा दी, इस उम्मीद में कि अगर रात को तेंदुआ आया तो उसे बंधी हुई बकरी मारना आसान लगेगा कि इंसान को वो ढूंढे सुनसान गांव में। रात भर मैं सुनता रहा, दोनों बकरियां आपस में एक दूसरे से बात कर रही थी। इससे जिम कॉर्बेट को यकीन हो गया कि तेंदुआ जहां भी है इतनी दूरी पर है कि वो इन बकरियों की आवाज नहीं सुन पा रहा। लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं था कि तेंदुआ उस इलाके में वापस ना लौटे, तो मैं आराम से सो गया। अब रात को हल्की पानी की बौछार आई थी और एक एक पत्ती, एक एक घास का तिनका सूरज की रोशनी में चमक रहा था। हर बर्ड, हर चिड़िया खुशी के साथ गाना गा रही थी। जो मेरे पास वाली बकरी थी वो लगातार कुछ घास खा रही थी और बार बार मिमिया रही थी। लेकिन जिसे मैंने वैली की तरफ बांधा था वो बकरी शांत थी। अब अपने सर्वेंट से मैंने बोला कि मेरे नाश्ते को गर्म करना, और उसके बाद मैं वैली की तरफ चला गया जहां पर मैंने बांधी थी वो दूसरी बकरी। और आकर मैं यहां पर क्या देखता हूं कि जब बारिश आई थी उसके थोड़ी देर पहले लेपर्ड वहां पे आया, उस बकरी को मारा, रस्सी को तोड़ा और बकरी को खींच कर ले गया। अब बारिश ने घसीटे जाने के निशान मिटा दिए थे, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं था, क्योंकि एक ही जगह थी जहां पर लेपर्ड बकरी को लेकर जा सकता था, और वो जगह थी वो झाड़ियों वाला जंगल। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि टाइगर और लेपर्ड को उस समय वॉच करना जब वो अपने शिकार पर बैठे हों सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्पोर्ट होता है, यानी शिकार का सबसे आकर्षक पहलू है। लेकिन ऐसी कंडीशंस में सक्सेस तब मिलती है जब परिस्थितियां आपके अनुकूल हो। लेकिन यहां पर परिस्थितियां प्रतिकूल थी, क्योंकि जो झाड़ियों का जंगल था बहुत ज्यादा घना था और उसके अंदर बिना आवाज किए हुए चलना नामुमकिन था। अब मैं वापस गांव आया, नाश्ता किया, उसके बाद मैंने गांव वालों को बुलाया, क्योंकि मैं उनसे चर्चा करना चाहता था गांव की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में। अब जहां पर लेपर्ड ने शिकार रखा था वहां पर विजिट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि यह देखना जरूरी था कि लेपर्ड ने शिकार में कुछ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा। और जब मैं वो शिकार देखने जाऊंगा तो ऐसा होगा नहीं कि लेपर्ड डिस्टर्ब ना हो। अब जो मैं गांव वालों से जानना चाहता था वो ये जानना चाहता था कि अगर तेंदुआ मुझसे डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर वो कहां जाएगा। कोई ऐसी घने जंगल या घनी झाड़ियों वाला जंगल है जहां वो तेंदुआ जाके आराम करे। और मुझे बताया गया कि 2 मील की दूरी तक कोई भी घना जंगल है नहीं, और जो जंगल 2 मील के बाद है वहां तक जाने के लिए तेंदुए को खेतों के बीच से जाना पड़ेगा। दोपहर तक जिम कॉर्बेट आ गए उन्हीं झाड़ियों के जंगल में, और जो उन्होंने देखा वो था कि उस बकरी के सींग, कुछ हड्डियां पड़ी हुई हैं उस जगह से 100 गज की दूरी पर जहां पर तेंदुए ने बकरी को मारा था। अब इस टाइम तक ऐसा कोई डर था नहीं कि दोपहर में तेंदुआ वो जंगल छोड़ के कहीं और चला जाए, क्योंकि आसपास कुछ था नहीं, और जो था वो 2 मील की दूरी पर था। अब मैंने कई घंटों तक उस लेपर्ड को खोजने की कोशिश की। मैं सुनता रहा बुलबुल की आवाज, ड्रोंगोज की आवाज, थ्रशेस की आवाज और बैबलर्स की आवाज। ये सारे जंगल फोक्स मुझे खबर दे रहे थे कि लेपर्ड कहां है, किस तरफ जा रहा है। अब यहां पर अगर कोई मुझसे सवाल पूछना चाहेगा कि मैंने तीनों गांव के लोगों को इकट्ठा क्यों नहीं किया और बीट ऑर्गेनाइज करके लेपर्ड को बाहर निकालने की कोशिश क्यों नहीं की, तो मेरा जवाब यह है कि बीट तो ऑर्गेनाइज हो जाती, लेकिन बहुत बड़ा खतरा होता उन बीटर्स की जान को। क्योंकि जैसे ही लेपर्ड को यह मालूम चलता
कि उसे खुले मैदान की तरफ हाँका जा रहा है, वो अचानक से पलटता और किसी ना किसी इंसान पर हमला कर देता। अब जब मैं गांव वापस आया, असफल होके, यानी कि बिना गोली मारे उस आदमखोर तेंदुए को, वापस आते ही जिम कॉर्बेट को मलेरिया हो गया और वो 24 घंटे तक वहीं लेटे रहे, उसी प्लेटफॉर्म पर, आधी बेहोशी की हालत में। अब अगले दिन की शाम को जिम कॉर्बेट का बुखार उतरा और वो इस हालत में आए कि वापस शिकार कर सके। अब गांव वालों ने स्वेच्छा से एक बकरी उस जगह पर बांध दी थी जहां पर तेंदुए ने पिछली बकरी को मारा था। लेकिन उस तेंदुए ने उस बकरी को मारा नहीं था क्योंकि उसे भूख नहीं लगी थी। आज वो तेंदुआ भूखा होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं उसका शिकार कर पाऊंगा। अब जहां पर वो झाड़ियों वाला पैच था या जंगल था और जिस जगह पे तेंदुए ने बकरी को मारा था, उससे 100 गज की दूरी पर एक पेड़ था, बांझ का पेड़, यानी ओक ट्री। अब ये जो पेड़ उगा हुआ था 6 फीट ऊंचे, 2 खेतों के बीच के किनारे पर उगा हुआ था और ये पहाड़ी की तरफ कुछ ऐसे एंगल में झुका हुआ था कि मैं अपने रबर सोल वाले जूते पहन के इस पर चल सकता था। अब उस तने के बाहरी हिस्से पर, जमीन से 15 फीट की ऊंचाई पर, एक ब्रांच थी जो कि निकल रही थी निचले खेत की तरफ। अब ये ब्रांच, जिसकी की गोलाई थी 1 फुट, और इस पर सीट बड़ी ही अनकंफर्टेबल थी क्योंकि ये खोखला था और सड़ रहा था। लेकिन मजबूरी ये थी कि यह इकलौती ब्रांच थी उस इकलौते पेड़ की जिस पर कि बैठा जा सकता था। आसपास कोई दूसरा पेड़ था नहीं जहां से लेपर्ड पर निशाना लगाया जा सके। तो मैंने सोचा खतरा उठा ही लेता हूं, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त कारण था यह बात मानने के लिए कि यह तेंदुआ आदमखोर तेंदुआ है, यानी कि मैन ईटर लेपर्ड। क्योंकि जो अप्रैल में मैंने पग मार्क देखे थे जब उस लड़की को घर के अंदर लेपर्ड ने मारा था, और जो मैंने यहां पर पग मार्क देखे हैं वो सेम थे। तो मुझे मालूम था कि मैं जिसके इंतजार में बैठ रहा हूं वो है पनार मैन ईटर। तो मैंने गांव के लोगों को कहा कि बहुत सारी कांटों वाली झाड़ियां काट लो। तो मैं जब पेड़ पर बैठ गया, मेरी पीठ पेड़ से टिकी हुई थी, मेरे पैर उस पेड़ की शाखा यानी कि ब्रांच पर फैले हुए थे। तो मैंने उन लोगों से बोला कि वो जो झुका हुआ तना था उस पेड़ का, जिस पर मैं चढ़ सकता था रबर सोल वाले जूतों से, उस पर कांटों के बंडल बना बना के मजबूती के साथ बांध दो। और ये पूरी सावधानी मैं इसलिए बरत रहा था कि मुझे मालूम है कि मेरी जान कीमती है और मेरी जान की रक्षा मेरी ही जिम्मेदारी है। अब 20 से 25 फीट लंबे कांटे वाली झाड़ियां पेड़ के तने के चारों तरफ बांध दी गई और पेड़ के ऊपर मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं जिसे कि मैं पकड़ सकूं। तो उन कांटों के जो तने थे, जो ऊपर ठूंठ की तरह निकले थे, मैंने उन्हें अपनी बाहों से पकड़ लिया। 5 बज चुके थे और मेरी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अब मैं बड़े ही ध्यान से पेड़ के ऊपर बैठा था और मेरे कोट की कॉलर को मैंने गले तक कर लिया था कि लेपर्ड मेरे गले में अपने दांत ना गड़ा पाए। और मेरा जो हैट था उसको पीछे खींच दिया था कि पीछे से गर्दन और ज्यादा सुरक्षित हो जाए। अब बकरी को मुझसे 30 गज की दूरी पर बांध दिया गया था और आदमी बीड़ी पी रहे थे और जोर जोर से बातें कर रहे थे। अभी तक झाड़ियों की तरफ से शांति थी, यानी कोई आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन तभी एक बैबलर ने अलार्म कॉल दी और उसके बाद व्हाइट थ्रोटेड लाफिंग थ्रश ने भी एक के बाद एक आवाज करना शुरू किया। अब ये 2 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स बहुत ही रिलायबल होती हैं कार्निवोरस की सूचना देने के लिए। और जब मैंने वो आवाज सुन ली तो मैंने आदमियों को इशारा किया, वापस गांव चले जाओ। और जब ये मैंने बोला तो वो आदमी खुशी खुशी गांव की तरफ चले गए, क्योंकि वो तो इंतजार ही कर रहे थे कि उन्हें यहां से जाने के लिए बोला जाए। अब वो आदमी जोर जोर से बात करते हुए गांव की तरफ गए, तभी बकरी ने मिमियाना शुरू कर दिया। आधे घंटे तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद पहाड़ी की तरफ से सूरज डूब रहा।
अब मेरे ऊपर जो पेड़ था उस पर 2 ड्रोंगो बैठे हुए थे। वो उड़े और किसी जानवर पर ध्यान केंद्रित करने लगे। वो जानवर उन झाड़ियों और मेरे पेड़ के बीच में था। बकरी जो मिमिया रही थी उसने अपना चेहरा गांव की तरफ रखा हुआ था। अब उसके बाद वो मुड़ी मेरी तरफ देख रही थी। अब उसने कॉल करना बंद कर दिया था। अब बकरी की मूवमेंट के बाद मैंने ध्यान केंद्रित किया ड्रोंगोज की तरफ कि वो जिस पर चोंच मारने की कोशिश कर रही हैं, ध्यान दे रही हैं, पक्का वो लेपर्ड ही होगा। अब चंद्रमा 3/4 होने वाला था और रात होने के बाद चंद्रमा आने में काफी गैप होने वाला था, यानी कि अंधेरा होने वाला था। अब जब लेपर्ड उस अंधेरे के टाइम पर आएगा, ऐसी स्थिति में जबकि लेपर्ड दिख नहीं रहा हो, उससे मुकाबला करने के लिए मैं एक डबल बैरल वाली 12 बोर की शॉटगन भी लाया था, जिसमें मैंने भरे थे छर्रे, क्योंकि अंधेरे में एक सिंगल बुलेट से निशाना लगाने से अच्छा है कि 8 छर्रों वाली शॉटगन इस्तेमाल की जाए, कहीं तो लगेगी। अब नाइट शूटिंग के हिसाब से उस समय पर इंडिया में इलेक्ट्रिक टॉर्चेज इस्तेमाल नहीं होती थी और उस वक्त रात में निशाना एक्यूरेट लगाना है, उसके लिए बंदूक की मजल पर सफेद कपड़ा बांधा जाता था ताकि वो कपड़ा दिखे और शिकारी को मालूम चले कि गोली जाएगी कहां। फिर काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे हल्का सा झटका सा लगा उस कांटे के ठूंठ पर जिसे कि मैंने सहारे के लिए पकड़ा था। तो मैंने सोचा कि वो कांटे बंधवा के मैंने कितना अच्छा किया, क्योंकि जिस पेड़ पर मैं बैठा था वहां पर मैं पलट नहीं सकता था और जो मैंने हैट और कोट की जो कॉलर लगाई थी वो कोई पर्याप्त उपाय था नहीं लेपर्ड के दांतों से निपटने के लिए। अब इस बात पर कोई प्रश्न चिन्ह था नहीं कि मेरी मुलाकात होने वाली है आदमखोर तेंदुए से, और एक ऐसे आदमखोर तेंदुए से जो कि बड़ा ही दृढ़ निश्चयी है। और जब लेपर्ड को समझ में आया था कि इन कांटों के बीच से वो ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, तो उसने निचले सिरों को अपने दांतों से खींचना शुरू कर दिया था। उन्हें जोर जोर से हिला रहा था और मेरे लिए पेड़ पर संभलना मुश्किल हो रहा था। अब पूरी तरह से अंधकार हो चुका था और अब आदमखोर तेंदुआ, जिसने कि अपने सारे शिकार रात के अंधेरे में किए थे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। मैं उतना ही कमजोर हो गया था, क्योंकि इंसान वो जानवर होता है जो रात में सबसे कम देख पाता है और जिसका साहस सबसे कम हो जाता है जब अंधेरा हो। अब जो वो तेंदुआ था जिसने कि 400 से ऊपर आदमी रात के अंधेरे में मारे थे, उसे जरा भी डर नहीं था। इस बात का सबूत यह था कि जब वो झाड़ियों को हिला रहा था तब वो इतनी जोर जोर से ग्राउल भी कर रहा था कि वो आवाज गांव तक सुनाई दे जाती। अब वो आवाज सुन के गांव के लोग डर रहे थे, जो कि उन्होंने मुझे बाद में बताया, लेकिन इसका मेरे ऊपर उल्टा असर हो रहा था। इससे मुझे मालूम चल रहा था कि वो तेंदुआ है कहां और कर क्या रहा है। मैं तब डर रहा था जब वो तेंदुआ शांत होता था, यानी कि ग्राउल नहीं करता था, क्योंकि तब मुझे मालूम नहीं चलता था कि तेंदुआ है कहां और क्या करने वाला है। कई बार उसने कांटों को इतना जोर से झटका दिया कि मैं गिरते गिरते बचा, लेकिन फिर वो उन कांटों को छोड़ देता था। अब क्योंकि अंधेरा था, मेरे पास कुछ पकड़ने के लिए नहीं था, तो मुझे इतना मालूम था कि अगर वो मेरी तरफ उछल भी गया तो हल्का सा टच करने से मैं नीचे गिर जाऊंगा। अब ये सारी हरकतें करने के बाद तेंदुआ नीचे वाले खेत की तरफ कूद गया और बकरी की तरफ बढ़ा। अब मैंने इस उम्मीद में कि तेंदुआ चंद्रमा के निकलने के बाद आएगा, बकरी को 30 गज की दूरी पर बंधवाया था कि मुझे सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा उसे गोली मारने का, इसके पहले कि लेपर्ड बकरी को लेकर चला जाए। अब मैं उस बकरी को बचा नहीं सकता था। बकरी सफेद रंग की दिख रही थी, धुंधली धुंधली सी। तो मैंने इंतजार किया जब तक बकरी स्ट्रगल कर रही थी। उसके बाद जब बकरी शांत हो गई तो मैंने अंदाजा लगाया कि लेपर्ड कहां होगा, वहां निशाना लगाया और चला दी गोली। अब जैसे ही मैंने गोली चलाई, एक जोरदार ग्रंट आई लेपर्ड की
फिर मुझे हल्का सफेद सफेद सा धुंधला सा कुछ दिखा जो कि पीछे की तरफ जा रहा है। फिर वो धुंधली आकृति पिछले खेत की तरफ गायब हो गई। 10 से 15 मिनट तक मैं सुनने की कोशिश करता रहा कि किसी तरह की कोई आवाज आ रही है कि नहीं। जब वो आवाज नहीं आई तो मैंने गांव में आदमियों को पुकारा कि क्या अभी वो आ सकते हैं, क्योंकि अब उनका आना सुरक्षित था, क्योंकि वो ऊंचाई वाली तरफ से आते। मैंने उनसे बोला, पाइन टॉर्चेज यानी कि चीड़ के पेड़ की डालों और पत्तियों की मशाल बनाकर आना और वैसा करना जैसा मैं बोलूं। अब ये जो चीड़ की ब्रांचेज होती हैं, ये जिंदा पेड़ से काटी जाती हैं। इनके अंदर गोंद होता है, बहुत बढ़िया रोशनी करती हैं, देर तक करती हैं, और कुमाऊं में रोशनी करने का एकमात्र यही साधन है। अब गांव से आदमी चिल्लाते हुए और हर आदमी अपने अपने हाथ में एक चीड़ की मशाल जलाते हुए इस तरफ आने लगे। अब उन्होंने मेरे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से एक गोल घेरा बनाया और पेड़ पर पीछे की तरफ से आए। अब जो कांटे बांधे गए थे और उनमें जो गांठ बांधी गई थी वो इतनी टाइट हो गई थी क्योंकि तेंदुए ने उन्हें घसीटा था कि उन्हें काटना पड़ा। अब जब कांटे काट लिए गए तो आदमी पेड़ पर चढ़े मुझे उतारने के लिए, क्योंकि इतनी अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के मेरे पैर की नसें अकड़ गई थी। अब सारी मशालों की रोशनी से जहां पर बकरी थी वहां तो बहुत उजाला हो गया था, लेकिन नीचे वाले खेत में परछाई पड़ रही थी, वहां उजाला नहीं था। अब जब गांव वालों में मैंने सिगरेट बांट दी, सुट्टा लगाने के दौरान मैंने उन्हें बताया कि मैंने तेंदुए को घायल कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कितना घायल। तो अभी हम उसे रात में नहीं ढूंढेंगे, हम उसे ढूंढेंगे सुबह। लेकिन जब मैंने कहा कि सुबह ढूंढेंगे तो गांव वाले निराश हो गए। उन्होंने कहा कि अगर आपने तेंदुए को घायल कर दिया है तो अब तक तो वो पक्का मर गया होगा। हम लोग इतने सारे आदमी हैं, हमारे पास मशाले हैं, आपके पास राइफल, फिर डर किस बात का? ऐसे में कोई खतरा होगा नहीं। कम से कम उस खेत के किनारे तक तो चलते ही है, देखते हैं क्या खून की धार पड़ी है तेंदुए की। अब मेरा बार बार ये बोलना कि तेंदुए को सुबह ढूंढेंगे कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। हालांकि मैं चाहता नहीं था, फिर भी मुझे गांव वालों की बात माननी पड़ी कि खेत के किनारे तक चल लेते हैं देखने के लिए। अब जब मैंने सहमति दी तो मैंने लोगों से वादा लिया कि वो लोग मेरे पीछे एक लाइन में चलेंगे और चीड़ की मशालें हाथ में रखेंगे, और अगर तेंदुए ने चार्ज किया तो अपनी मशालें छोड़ के भाग मत जाना, उनको हवा में उठा के रखना ताकि मुझे दिखता रहे। अब ये वादा उन लोगों ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ किया। सारी मशालें नई तैयार की गईं और उसके बाद सबने मशालें ऊपर उठाई। मैं सबसे आगे चला, बाकी लोग एक लाइन से पीछे। बकरी से 30 गज की दूरी पर और खेत से 20 गज और हम धीरे धीरे एकदम चुपचाप आगे बढ़े। जब हम बकरी के पास पहुंचे तो कोई मौका नहीं मिला खून की धार देखने का। नीचे वाले खेत का दूसरा किनारा नजर आ रहा था। जैसे जैसे हम खेत के पास पहुंचते गए ज्यादा खेत नजर आने लगा। अब जरा सी एक पट्टी जहां पर अभी परछाई पड़ रही थी, उजाला नहीं था। लेपर्ड एक जोरदार ग्राउल के साथ ऊपर के खेत की तरफ उछला और साफ नजर आ गया। अब जब लेपर्ड ग्रंट करके अटैक करता है तो उसके अंदर कुछ ऐसी खास बात होती है कि मैंने देखा है हाथी भी मैदान छोड़कर भाग गए थे, जो हाथी टाइगर के अटैक पर नहीं भागते थे। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि मेरे पीछे जलती हुई मशाल लेके बिना हथियार वाले आदमी, जिन्होंने कि वादा किया था कि वो भागेंगे नहीं, अपनी अपनी मशाल छोड़कर एक साथ भाग लिए। अब भागते वक्त कुछ लोग आपस में टकरा गए और उनकी मशालें कुछ इस तरह से गिर गई कि मुझे रोशनी आ रही थी। इतनी रोशनी थी कि मैं शॉटगन का स्लग उछर्रे लेपर्ड की छाती में घुसेड़ सकता था। अब जब उन्होंने बंदूक की आवाज सुन ली तो वो रुके और उनमें से एक आदमी की आवाज मैंने सुनी कि वो हमसे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस लेपर्ड रूपी शैतान ने हमारे खून को पानी कर दिया था। और ये बात सच है, मुझे मालूम था कि एक आदमखोर इंसान के अंदर का साहस बिल्कुल खत्म कर देता है।
क्योंकि अगर भागने की बात करें तो अगर उन मशाल लिए हुए आदमियों में मैं होता तो मैं भी भाग जाता। तो इसमें गुस्सा होने जैसी कोई बात नहीं थी। अब मैं लेपर्ड को एग्जामिन करना चाहता था। अब अपनी शर्म को छुपाते हुए वो सारे आदमी एक साथ नहीं आए, 2 और 3 लोगों के झुंड बना के आए। जब वो लोग आ गए तो मैंने उनकी तरफ देखे बिना उनसे पूछा, क्या तुम लोग अपने साथ बांस लाए हो और रस्सी लाए हो कि इस तेंदुए को बांधकर गांव ले जा सके? तो वो लोग खुशी के साथ बोले कि हाँ, हम लाए हैं, पेड़ के पास ही हमने बांस और रस्सी छोड़ दिए थे। तो मैंने कहा, जल्दी से बांस और रस्सी ले आओ, क्योंकि मैं जल्दी गांव जाना चाहता हूं और पीना चाहता हूं गर्मा गर्म चाय। अब ठंडी हवा जो उत्तर दिशा की तरफ से आ रही थी उसने मेरे मलेरिया को वापस बुला दिया था। और क्योंकि अब सारी उत्तेजना लेपर्ड को मारने की खत्म हो चुकी थी, तो अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि मैं अपने पैरों पर भी खड़ा रहूं। तो ये वो रात थी जब सनोली गांव के लोग चैन की नींद सोए और उसके बाद की रातों में चैन से ही सोते रहे। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुई हमारी ये कहानी। हमारी नई कहानी चुका मैन ईटर में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।